हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल BSR स्टडी पर। आपको इस चैनल पर जीव विज्ञान की क्लास फ्री में दी जा रही हैं, साथ में नोट्स भी फ्री दी जाएंगे। चैप्टर 1 जीवों में जनन, जो कि चैप्टर है जीवों में जनन। आपको ये पूरा चैप्टर एक ही वीडियो में करा दिया जाएगा। वन शॉट है ये चैप्टर 1, और साथ में आपको नोट्स भी दिए जाएंगे। नोट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाके ले लीजिए। जीवों में जनन, ठीक है। चैप्टर 1 है जीवों में जनन। जनन होता क्या है? जनन, ठीक है। हेडिंग नंबर 1, जीवों में जनन। तो जनन इसलिए मैंने सबसे पहले हेडिंग इसमें जनन ही बनाई है कि जनन होता क्या है। अपने समान संतति या संतान उत्पन्न करना ही जनन कहलाता है। मतलब बिल्कुल अपने हूबहू, मतलब बिल्कुल अपने ही कॉपी करने को ही हम जनन कहते हैं। इसकी हेडिंग है लास्ट, मतलब जीवन काल, या हम इसे जीवन क्षमता भी बोल सकते हैं, या हम इसे जीवन अवधि भी बोल सकते हैं, ठीक है। लेकिन इंग्लिश में नाम इसका एक ही है, लाइफ स्पैन। जीव का जन्म से लेकर उसकी प्राकृतिक मृत्यु तक की अवधि या कलम काल को उस जीव का जीवन काल कहा जाता है। कुछ जीवों में जीवन काल निम्न है, जैसे मैंने अभी आपको बताया, जब इनका जन्म होता है, जन्म से लेकर इनकी प्राकृतिक मृत्यु तक की, जो मतलब जो इनकी प्राकृतिक मृत्यु हुई है, जो उसके जो बीच का समय, ये जितने दिन जिए उसे हम जीवन काल या जीवन अवधि, हम इसे जीवन क्षमता वो बोलते हैं, ठीक है। उसे हम लाइफ स्पैन कहते हैं। जैसे हाथी का होता है आपका 65 से 70 वर्ष, ठीक है ना, वो 65 से 70 वर्ष ही जीता है। उसके बाद गुलाब का क्या होता है, 5 से 7 वर्ष होता है, ठीक है। कुत्ते का 20 से 25 वर्ष होता है। केले का 25 वर्ष होता है। गाय का 20 से 25 वर्ष होता है, ठीक है। घोड़े का 50 से 60 वर्ष जीवन होता है। मतलब ये इसकी एक जीवन क्षमता है, ये इसके एक ये जीवन काल है। अब जनन होता क्या? जनन की कई विधियाँ होती हैं, ठीक है ना। क्या जनन की कई विधियाँ होती है? नंबर जीवन जनन की विधियाँ जीवों में मुख्य रूप से जनन की 2 विधियाँ पाई जाती हैं। क्या 2 विधियाँ पाई जाती हैं? नंबर 1 अलैंगिक जनन और दूसरा लैंगिक जनन। ये होते क्या है? अब मैं आपको अगर इसे समझाऊं, जैसे लैंगिक जनन होता क्या है, इसमें कोई लिंगों का भेद नहीं होता, ठीक है ना। इसमें 2 लिंगों की कोई आवश्यकता नहीं होती है। जैसे कोई आपने घास देखी हो, तो आप एक और आपको बताऊं एग्जाम्पल है अमीबा। आपने अमीबा में भी देखा होगा, उसमें मतलब उसमें भी लिंगों का भेद नहीं होता, उसमें एक ही जनक होता, मतलब जिसमें एक ही जनक की आवश्यकता हो उसे ही हम लैंगिक जनन कहते हैं। जिसमें एक ही जनक की आवश्यकता हो। लैंगिक जनन में ये होता है जिसमें दो विपरीत लिंगों की आवश्यकता हो, उसे हम लैंगिक जनन कहते हैं। मतलब जैसे इसमें दो लिंग हुए और इससे जो संतान उत्पन्न होगी वो बिल्कुल अपने माँ बाप के मतलब हूबहू बिल्कुल नहीं होती, तो हम इसे लैंगिक जनन कहते हैं। लेकिन अलैंगिक जनन में जो मतलब एक ही, जिसमें लिंगों का भेद नहीं होता, जिसमें एक ही जनक की आवश्यकता होती है, वो बिल्कुल अपने जनक के हूबहू, मतलब बिल्कुल उसके नकल में, मतलब बिल्कुल उसकी एक कॉपी होती है। जैसे एग्जांपल अमीबा, आपने अमीबा को देखो, एक बड़ा अमीबा हो तो फिर उससे एक नया मतलब छोटा अमीबा बनेगा ना, तो बिल्कुल वो हूबहू बिल्कुल उसके ही जैसा होगा, ये नहीं कि उसमें कोई अलग हो, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन है क्या? अलैंगिक जनन में लिंगों का भेद नहीं होता, जिसमें सिर्फ एक जनक की आवश्यकता होती है। इस जनक से उत्पन्न शिशु अपने जनक के समान होते हैं, जिन्हें क्लोन कहा जाता है। मतलब जो भी संतान हुई है अलैंगिक जनन में बिल्कुल अपने माँ बाप के हूबहू बिल्कुल नकल है, उसे हम क्लोन शब्द का उपयोग करते हैं, ठीक है। किस शब्द को उपयोग करते हैं वहाँ पर? हम वहाँ पर उसके लिए क्लोन शब्द का उपयोग करते हैं, जिन्हें हम क्लोन कहा जाता है। नंबर दूसरा है इसमें लैंगिक जनन, ठीक है। लैंगिक जनन में होता क्या है? इस जनन में 2 विपरीत जनकों, जैसे नर व मादा, की आवश्यकता होती है। इस जनन से उत्पन्न शिशु अपने जनक के समान नहीं होते, मतलब बिल्कुल अब जो जनक होता है उनके बिल्कुल समान नहीं होते, ठीक है। क्या बोला मैंने? इस
इस जनन में दो विपरीत जनकों जैसे नर तथा मादा की आवश्यकता होती है। इस जनन से उत्पन्न शिशु अपने जनन के समान नहीं होता है, ठीक है ना। इसे ही हम लैंगिक जनन कहते हैं। अब जनन जनन का मतलब होता क्या, मतलब आप अगर नहीं समझोगे, जैसे नर और मादा जब सेक्स करते हैं तो उससे मतलब सेक्स को ही हम जनन कहते हैं। जैसे अब मतलब इसे जैसे मैं आपको थोड़ा ये एग्जांपल दे रहा हूँ, क्योंकि ये आपको मतलब 3-4 मतलब 4 चैप्टर तक पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा। नर मादा का जनन कैसे होता है, क्यों होता है, किस लिए होता है, इसलिए मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर बताऊँ, मतलब फुल डिटेल तो आ गए। जैसे नर से पहले बनता है नर युग्मक, ठीक है। मादा से बनता है मादा युग्मक। नर में होते हैं शुक्राणु, ठीक है। क्या होते हैं इसमें, शुक्राणु पाए जाते हैं नर के अंदर। मादा के अंदर अंडाणु होते हैं। जब मादा के अंदर अंडाणु होते हैं, जब ये शुक्राणु और अंडाणु मिलते हैं तो यहाँ पर एक युग्मनज का निर्माण होता है, ठीक है। किसका निर्माण होता है, एक युग्मनज का निर्माण होता है। इस युग्मनज से हम इस युग्मनज को हम इसे इंग्लिश में हम इसे जाइगोट कहते हैं। क्या बोलते हैं, हम इसे जाइगोट बोलते हैं। इससे एक नए शिशु की उत्पत्ति हो जाती है, इसे ही हम लैंगिक जनन कहते हैं, ठीक है ना। अब मैं आपको इसे एक बार बता रहा हूँ। जैसे लैंगिक जनन होता है जिसमें एक ही जनक की आवश्यकता होती है, जिसमें लिंगों को कोई भेद नहीं होता और जो बिल्कुल अपने माँ बाप को बिल्कुल हु हो, उसे ही हम अलैंगिक जनन कहते हैं। लैंगिक जनन में जिसमें 2 लिंगों की आवश्यकता होती है और जो अपने माँ बाप के मतलब अपने शिशु के बिल्कुल समान नहीं होता है, और उसे हम लैंगिक जनन कहते हैं, जैसे अलैंगिक जनन, ठीक है। अलैंगिक जनन की विधियाँ, मतलब अलैंगिक जनन कितने प्रकार से हो सकता है उसके बारे में जानेंगे। इसका नंबर 1 पहले है द्वि विभाजन। द्वि विभाजन होता क्या है, जब एक जनक बीच में सिकुड़कर 2 भागों में बंट जाता है, अर्थात 2 संतान उत्पन्न करता है, तो उसी को द्वि विभाजन कहते हैं। जैसे उदाहरण अमीबा, युगलिना तथा सभी प्रोटोजोआ आदि, ठीक है ना। अब मैं आपको इसे चित्र के द्वारा समझाता हूँ ये कैसे कैसे होता है। ये द्वि विभाजन का एग्जाम्पल है। तो मुझ पर ड्राइंग तो इतनी अच्छी आती नहीं है कि मैं आपको एक अच्छी तरीके से समझा सकूँ। जैसे भी ड्राइंग आती है मैं आपको समझाता हूँ। ये एक अमीबा का चित्र है। अब इसमें होता क्या है द्वि विभाजन में, जैसे उसका एक एग्जाम्पल था अमीबा। ये स्टेप 1 है, ये है आपका अमीबा, ठीक है। ये आपकी कोशिका भित्ति होती है और ये आपका डीएनए होता है, ठीक है। डीएनए, अब डीएनए जब ये सेकंड प्रोसेस में पहुंचता है तो यहाँ पर जो कि कोशिका मतलब ये अमीबा थोड़ा बीच में से सिकुड़ने लगता है, ठीक है। यहाँ पर ये डीएनए 2 हो जाते हैं, डीएनए 1 डीएनए 2, ठीक है। यहाँ पर 2 डीएनए हो जाते हैं 1-1 करके, ठीक है। ये 1-1 करके 2 डीएनए हो जाते हैं यहाँ पर। अब हम इसके बाद हम तीसरे स्टेप में जाते हैं। हम इसके तीसरे स्टेप में देखते हैं जाके, तो यहाँ पर जब तीसरे स्टेप में पहुँचते हैं तो ये यहाँ पर बीच में और भी ज़्यादा सिकुड़ जाता है और डीएनए अपने अलग अलग भागों में हो जाते हैं। अब ऐसे ही इसमें स्टेप 4 है। स्टेप 4 में होता क्या है, स्टेप 4 में ये होता है कि ये मतलब जैसे ये बीच में ज़्यादा सिकुड़े थे, स्टेप 4 में बिल्कुल अलग अलग हो जाते हैं और ये 2 नए अमीबा बन जाते हैं और ये बिल्कुल अपने जनक के बिल्कुल समान ही होते हैं, ठीक है ना। हम इन्हें क्लोन कहते हैं। क्या कहते हैं, हम इन्हें क्लोन कहते हैं। जो मैं आपको 5-6 वीडियो पढ़ाऊँगा इन्हें हम क्या बोलते हैं, हम इन्हें क्लोन कहते हैं, ठीक है। जैसे ये है आपका एक अमीबा, ठीक है। मैं आपको दिखा रहा हूँ। जैसे ये अमीबा जबकि सेकंड प्रोसेस में पहुँचते हैं तो ये हल्के से सिकुड़ जाते हैं। डीएनए यहाँ पर दो बन जाते हैं, जैसे आप नीचे देख रहे हैं। डीएनए 2 बनने के बाद जबकि आप यहाँ पर जब तीसरे स्टेप में आते हैं तो इनमें हल्की सी सिकुड़न और हो जाती है, ठीक है। की वजह से इनमें से और सिकुड़न हो जाती है और डीएनए अलग अलग हो जाते हैं। जब स्टेप 4 में पहुँचते हैं तो ये दोनों डीएनए अलग हो मतलब दोनों अमीबा अलग हो जाते हैं और दोनों अमीबा की उत्पत्ति हो जाती है। इसे ही हम द्वि विभाजन कहते हैं। विधि है नंबर 2 बीजाणु जनन। बीजाणु जनन होता क्या है, इसमें जीव बीजाणु उत्पन्न करते हैं और वह बीजाणु अंकुरित होकर नया जीव उत्पन्न करता है। जैसे उदाहरण पेनिसिलिया या कॉन्ड्रिया, ठीक है। ये जो बीजाणु होते हैं वो बीजाणु अंकुरित होकर एक नया पौधा विकसित कर लेते हैं, उन्हें ही हम बीजाणु जनन कहते
हैं। अब मैं इसे आपको चित्र के द्वारा समझा रहा हूँ। जैसे आप देख रहे होंगे कि मैं आपको चित्र बने हुए दिखा रहा हूँ। मैं आपको चित्र इसलिए बने हुए दिखा रहा हूँ क्योंकि ये वीडियो लंबी ना हो, वीडियो छोटी से छोटी बने। अगर मैं यहाँ पर चित्र बनाऊँगा तो ये वीडियो लंबी से लंबी वीडियो बनेगी, तो वो सही नहीं रहेगा। इसलिए मुझे वीडियो छोटी से छोटी वीडियो बनानी है, इसलिए मैं आपको चित्र बने हुए ही दिखा रहा हूँ। जैसे मैंने विजाणु जनन में आपको पेनिसिलिया की कॉन्ट्री बताई थी। ये एक पेनिसिलिया का चित्र है। इसे आप हटाएं, पहले आप इतना ही देखें, ठीक है ना। ये एक पेनिसिलिया का चित्र है। इस पेनिसिलिया के चित्र में आप जो ऊपर को जो गोल गोल देख रहे हैं ग्रीन पेन से, ये होते हैं बीजाणु, ठीक है ना। ये आपको एक बीजाणु जनन की विधि बता रहा हूँ। तो ये होते हैं बीजाणु। ये हवा के द्वारा एक किसी पक्षी के भी द्वारा यहाँ पर जाके मतलब ये ज़मीन पर गिर जाते हैं और यहाँ से एक मतलब बीजाणु अंकुरित होने लगते हैं। मतलब अंकुरित होना वो मतलब पनपने लगते हैं और वो बड़ा होकर एक नया पौधा बना लेते हैं, ठीक है। क्या वो एक नया पौधा बना लेते हैं, इसे ही हम बीजाणु जनन कहते हैं। और ये स्टेप बाय स्टेप ये प्रोसेस चलता रहता है, इसे ही हम बीजाणु जनन कहते हैं। उदाहरण है इसका पेनिसिलिया की कॉन्ड्रिया। विधि है तीसरी मुकुलन। मुकुलन होता क्या, हम इसे इंग्लिश में वर्डिंग भी बोलते हैं, ठीक है ना। वर्डिंग होता क्या, जनक के शरीर से मुकुल बनता है और मुकुल जनक के शरीर से अलग होकर नया संतान बनाता है। उदाहरण जैसे हाइड्रा ईस्ट आदि, ठीक है क्या, हाइड्रा ईस्ट आदि। जैसे मैं आपको इसे आप हेडिंग को दूसरा के पढ़ें, जैसे इसमें लिखा हुआ है मुकुल, मुकुल को हम वर्डिंग भी बोलते हैं, ठीक है ना। जनक के शरीर से मुकुल मतलब एक मुकुल छोटा सा हिस्सा होता है, मुकुल बनता है और मुकुल जनक के मतलब जो मुकुलन है उसके शरीर से अलग होकर एक नया संतान बना लेता है। जैसे उदाहरण हाइड्रा ईस्ट आदि। स्टेप 1 में आप जो कि मुकुलन देख रहे हैं, ये एक बहुत सादा सिंपल मुकुलन होता है, ठीक है ना। हम इसे मुकुल बोलते हैं, ठीक है क्या, हम इसे मुकुल बोलते हैं। जबकि अपने सेकंड स्टेप में पहुंचता है, तो सेकंड स्टेप में पहुंचने के बाद यहाँ पर ये मुकुल टूटने की कगार पर आ जाता है, मतलब यहाँ पर मुकुल टूटने लगता है। जब यहाँ पर हम तीसरे स्टेप में पहुंचते हैं, तीसरे स्टेप में जाने के बाद मुकुल अलग टूट जाता है, ठीक है क्या, मुकुल अलग हो जाता है तीसरे स्टेप में जाने के बाद। चौथे स्टेप में क्या होता है, जो कि मुकुल अलग हुआ है, ये मुकुल एक नए जीव का विकास कर लेता है, ठीक है क्या, ये एक नए जीव का विकास कर लेता है, जिसे हम हाइड्रा कहते हैं। ये जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था, ये मैंने आपको हाइड्रा का एग्जांपल दिया था, ठीक है, किसका, हाइड्रा। वैसे तो इसका एग्जांपल एक ईस्ट भी होता है, ठीक है। जैसे अभी फिर मैं आपको दूसरा चित्र समझाऊँ, जैसे ये एक हाइड्रा का, क्या हाइड्रा के चित्र में होता क्या, जो यहाँ पर ये जो ये निकला हुआ हम इसे मुकुल बोलते हैं। ये मुकुल ये यहाँ पर मुकुल होता है, ठीक है। जबकि हम स्टेप 2 में पहुँचते तो ये मुकुल टूटने की मतलब ये टूट अलग होने की कगार पर होता है, ठीक है। जबकि जब हम तीसरे स्टेप में पहुँचते हैं तो मुकुल एक अलग हो जाता है, हाइड्रा से एक मुकुल अलग हो जाता है, मतलब ये छोटे हिस्से को हम मुकुल कहते हैं, जबकि अलग हो जाता है जब हम स्टेप 4 में पहुँचते हैं, ठीक है क्या। जब हम स्टेप 4 में पहुँचते हैं तो जो मुकुल है, मुकुल एक नए जीव का विकास कर लेता है। जो एक मुकुल निकला था वो एक नए जीव का विकास कर लेता है, जिसे हम हाइड्रा कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, इसे हम हाइड्रा कहते हैं। यही मुकुलन कहलाता है, इसे ही हम वर्डिंग कहते हैं। इसमें स्टेप है अलैंगिक जनन की जो विधियाँ थी। नंबर 4 खंडी भवन। खंडी भवन होता क्या है, खंडी भवन का अर्थ है खंड में टूटना। प्रत्येक खंड का नया जीव उत्पन्न हो जाता है, इस प्रक्रिया को खंडी भवन कहते हैं। जैसे अर्थात स्पाइरोगायरा यूलोथिक्स आदि, मतलब खंडी भवन ऐसा होता है, खंडी भवन के 10 हों 20 हों या 50 भाग हो जाए, जो 50 भाग हुए तो प्रत्येक भाग एक नए जीव का विकास कर लेता है, उसे ही हम खंडी भवन कहते हैं। अब मैं आपको इसे चित्र के द्वारा समझाता हूँ।
ये एक स्पायरोगायरा का चित्र होता है, ठीक है। ये एक स्पायरोगायरा का पहले ये चित्र होता है, ये प्रोसेसिंग आपकी बाद में। पहले ये आपको इस पूरे एक स्पायरोगायरा का चित्र होता है, जो ब्लैक लाइन में इसकी ब्लैक लाइन नहीं होती, ठीक है। जो मैंने इसमें तीर बना रखे हैं, ये मैंने आपको समझाने के लिए बना रखे हैं। मैंने आपको पहले ही बताया अगर मैं चित्र बनाऊँगा तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं चित्र पहले ही बना कर रखता हूँ हाथ के हाथ, जो ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लंबी ना हो, छोटी से छोटी ही वीडियो बने। अब इसमें होता क्या है, ये स्पायरोगायरा में इसके 3 भाग होते हैं। मतलब भाग तो बहुत सारे होते हैं, मतलब अनगिनत भाग होते हैं इसके, लेकिन यहाँ पर मैंने आपको समझाने के लिए इसके 3 भाग बनाए। जैसे ये था आपका एक स्पायरोगायरा, तो इसमें ये 3 भाग होते हैं अलग अलग, ठीक है ना। ये भाग अलग, ये भाग फर्स्ट कहलाता है, ये 2, ये 3। तो ये जो भाग होते हैं, जब ये भाग अलग होते हैं, मतलब ये स्टेप 1, ये स्टेप 2, ये स्टेप 3, तो ये अलग अलग पहुँच जाते हैं। मतलब इनके DNA भी अलग अलग हो जाते हैं। नहीं तो ये इसके DNA आपस में यूँ जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। क्या इनके DNA आपस में जुड़े होते हैं। जब ये स्टेप 1 है तो ये अपने एक स्पायरोगायरा अलग बनाएगा। नंबर 2 है तो ये अपने एक स्पायरोगायरा एक अलग बना लेता है। ऐसे थर्ड में ये भी अपने एक स्पायरोगायरा अलग बना लेता है, ठीक है। ये एक अपना स्पायरोगायरा अलग बना लेता है, इसे ही हम खंडी भवन कहते हैं। मतलब एक जो स्पायरोगायरा है, एक वो कई खंडों में टूट जाए। आपने देखा यहाँ पर 3 खंडों में टूटा, जब वो 3 खंडों में टूटा, 3 खंडों में टूटने के बाद वो 3 ही नए स्पायरोगायरा बना रहा है, तो इसे ही हम क्या बोलते हैं, हम इसे ही खंडी भवन कहते हैं। नंबर 5 है पुनरुद्ध भवन। पुनरुद्ध भवन होता क्या है? वह प्रक्रिया जिसमें जीवों के कटे हुए भाग नए जीव उत्पन्न करते हैं और उसे पुनरुद्ध भवन कहते हैं। जैसे उदाहरण पेनिसिलियम, अमीबा, हाइड्रा स्पंज आदि भतेरी चीज़ें होती हैं। जैसे आपने छिपकली देखी होगी, उसमें छिपकली का अगर पूँछ कट जाए तो छिपकली की पूँछ में क्या होता है, वो छिपकली की पूँछ दोबारा आने लगती है। किसके द्वारा? पुनरुद्ध भवन के द्वारा, उसे हम पुनरुद्ध भवन कहते हैं। लेकिन जो छपकली होती है, छपकली के पूरे शरीर में पुनरुद्ध भवन नहीं होता है। क्या? छपकली के पूरे शरीर में पुनरुद्ध भवन नहीं होता है। तो मतलब उसकी बस पूँछ में पुनरुद्ध भवन होता है, तो इसलिए उसकी पूँछ आती है। जैसे अब यहाँ पर जो पुनरुद्ध भवन है, पुनरुद्ध भवन सबसे ज़्यादा होता है पेनिसिलिया में। इसका सबसे मोस्ट एग्जाम्पल है पेनिसिलिया, ठीक है। क्या आप इसे याद रखना ध्यान से, पेनिसिलिया। जो कि पेनिसिलिया होता है, इसके अगर 20, 50, 100 या 60 भी टुकड़े हो जाएं तो ये मतलब जो 60 टुकड़े होंगे वो नए 7 पेनिसिलिया उत्पन्न कर लेते हैं। इसे ही हम पुनरुद्ध भवन कहते हैं। जैसे जो पुनरुद्ध भवन होता है, जैसे मैंने आपको बताया पिनेलिया, तो उसमें उसके 5-6 भाग या 7 भाग हो जाते हैं। जैसे इसमें मैंने आपको कुल 7 भाग दर्शाए, जो कि 7 भाग अलग हुए, ये 7 ही ये अलग होकर प्लेनिलिया बना लेते हैं 7 के 7, ठीक है। इसे ही हम क्या बोलते हैं, हम इसे ही पुनरुद्ध भवन कहते हैं। आपकी इसमें ये लास्ट हेडिंग है, ठीक है ना, अलैंगिक जनन की छठी और ये लास्ट हेडिंग है आपकी। कभी कभी पौधों की पत्ती व तने के अग्रभाग पर बहुकोशिकीय एवं हरे रंग की संरचनाएं निकलती हैं। क्या? हरे रंग की संरचनाएं निकलती हैं। प्रत्येक कलिका मुख्य पौधों से अलग होकर अंकुरण द्वारा नए पौधे को जन्म देती हैं। इसे कलिका कहते हैं। उदाहरण फुनेलिया तथा फुनेलिया का पौधा आदि। अब आपको इससे समझाने के लिए अब मैं आपको इसे यूँ ही बताता हूँ, क्योंकि मैंने चित्र इसका बनाकर नहीं रखा। अगर मैं बनाऊंगा तो ये वीडियो फिर थोड़ी और लंबी हो जाएगी। जैसे कभी कभी पौधों की जैसे जो पत्ती होती है, पत्ती के जो तने होते हैं उसके अग्रभाग, मतलब जो उसके पत्ता होता है उसके पत्ती के भाग पर हरे रंग की संरचनाएं निकलती हैं, मतलब संरचनाएं निकलने लगती हैं। और उसके अंदर पता है क्या होता है, प्रत्येक कलिका मुख्य पौधे से अलग होकर, मतलब जब पौधा है वो ज़मीन पर टूटकर गिर जाता है, और गिरने के बाद मतलब वो अंकुरण होने लगता है। उसका मतलब वो जमीन पर गिरकर अंकुरण उसका चालू हो जाता है। अब जब उसका अंकुरण जब चालू हो जाता है तो उससे नए पौधे का जन्म हो जाता है।
ठीक है, इसे ही हम कलिका कहते हैं। ठीक है, इसे ही हम कलिका कहते हैं। लेकिन जो ये सबसे ज़्यादा होता है, ये मतलब ये सबसे ज़्यादा कौन से पौधे में होता है, तो ये फुनेलिया का पौधा आदि। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा जो होता है फुनेलिया के पौधे में होता है। ठीक है, किसके पौधे में होता है, ये सबसे ज़्यादा फुनेलिया के पौधे में पाया जाता है। इसे ही कलिका कहते हैं। आपकी अलैंगिक जनन की 6 की 6 विधियाँ बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी हैं। ठीक है ना। अलैंगिक जनन होता है क्या है, अभी अलैंगिक जनन की मैं आपको भी और विधियाँ पढ़ाऊंगा। जैसे पौधों में कायिक जनन, तो पौधों में अलैंगिक जनन को कायिक जनन भी कहते हैं। ठीक है, क्या बोला मैंने, पौधों में अलैंगिक जनन को कायिक जनन भी कहते हैं। कायिक जनन भी 2 प्रकार के होते हैं फिर। ठीक है, उसके बाद फिर आता है हमारा अलैंगिक जनन। फिर मैं आपको इससे जो तीसरा भाग होगा, मैं आपको फिर उसमें अलैंगिक जनन के बारे में ही बताऊंगा कि अलैंगिक जनन कैसे कैसे होता है। क्योंकि ये आपका जो चैप्टर है 1 2 3 4 ये पूरा अलैंगिक जनन के ऊपर ही पूरा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मतलब अलैंगिक और लैंगिक जनन के ऊपर, मतलब ये जनन के ऊपर ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें जनन के बारे में ही चीज़ें आपको सिखाई गई हैं। मिलते हैं आपसे फिर एक नेक्स्ट वीडियो में, जब तक गुड बाय। पौधों में कायिक जनन, पौधों में जो कायिक जनन होता है इसे ही अलैंगिक जनन कहते हैं। क्या कहते हैं, पौधों में अलैंगिक जनन को ही हम क्या कहते हैं, कायिक जनन कहते हैं। पौधों में कायिक जनन 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 पेरकृतिक कायिक जनन, दूसरा कृत्रिम कायिक जनन। पेरकृतिक कायिक जनन वो होते हैं जो अपना आप, जो मतलब अपना आप जनन कर ले, उसे ही पेरकृतिक कायिक जनन कहते हैं। और कृत्रिम कायिक जनन वो होते हैं जो मानव द्वारा या किसी के द्वारा कराए जाए, उसे कृत्रिम कायिक जनन कहते हैं। पेरकृतिक कायिक जनन में पौधों के अंग स्वतः ही अलग हो जाते हैं और नया पौधा उत्पन्न करते हैं। इसे ही पेरकृतिक कायिक जनन कहते हैं। उसके बाद है दूसरा कृत्रिम कायिक जनन। कृत्रिम कायिक जनन होता क्या, यह जनन पौधा स्वतः नहीं करते, अर्थात मनुष्य के कृत्रिम प्रयोगों द्वारा कायिक जनन होते हैं, जिसे कृत्रिम कायिक जनन कहते हैं। उदाहरण जैसे गुलाब की कलम बनाकर नया पौधा उत्पन्न करना। जैसे आपने देखो जो गुलाब का जो पौधा होता है, गुलाब के पौधे को हम क्या करते हैं, उसे काट लिया और उसकी कलम बना ली और उसे जमीन में गाड़ दिया, तो उससे क्या होता है, उससे एक नया पौधा बनकर तैयार हो जाता है। तो वो किसके द्वारा होता है, कृत्रिम कायिक जनन के द्वारा होता है। जो स्वतः, जैसे इसमें बोला स्वतः, पहले बोला प्रकृति में, जो स्वतः अगर अपना आप हो, मतलब जो अपना आप हो जाते हो, जैसे हवा के द्वारा या किसी के द्वारा या प्रकृति के द्वारा, तो उसे क्या बोलते हैं, प्रकृतिक कायिक जनन कहते हैं। लेकिन कृत्रिम कायिक जनन वो होते हैं जो मानव के द्वारा कराए जाएं। ठीक है, क्या, जब मानव के द्वारा टहनी फैनी काट कर उसे कलम बनाकर लगाया जाए, तो उसे ही कायिक जनन कहते हैं। प्रकृतिक कायिक जनन की विधियां। नंबर है भूमिगत तना। भूमिगत तना होता क्या है, कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो अपने भूमिगत तने के द्वारा नए पौधे उत्पन्न करते हैं। ठीक है, क्या, जो मैंने क्या बोला, जो भूमिगत तने के द्वारा उत्पन्न करते हैं। जैसे आलू, आलू के अंदर क्या होता है, एक तना होता है आलू। ठीक है ना, उसके द्वारा एक नए पौधे का निर्माण हो जाता है, तो उसे बोलते हैं भूमिगत तना। इसके उदाहरण नंबर 1 कंद। कंद को कहते हैं हम आलू। ठीक है ना, आलू के कंद पर आंख मिलती है जिसमें कक्षस्थ कलिकाएं सकल पात्रों से ढकी रहती हैं। यह कक्षस्थ कलिका अनुकूल समय में अंकुरित होकर नए पौधा बना लेती हैं। ठीक है, इसका मैं आपको चित्र के द्वारा समझाता हूँ। यह आपका एक आलू है। ठीक है ना, अब आलू के अंदर क्या होता है, आपने देखोगे डॉट डॉट से पाए जाते हैं। ये क्या होता है, ये डॉट डॉट से पाए जाते हैं। ये तो होती हैं आपकी कक्षस्थ कलिकाएं, जिनसे पौधे जो टहनियाँ होती हैं वो निकलने लगती हैं। जो डॉट डॉट होते हैं उन्हें ही हम आग कहते हैं। तो जो ये डॉट डॉट्स होते हैं जिनसे कलिकाएं निकलने लगती हैं, उन्हें हम कक्षस्थ कलिकाएं कहते हैं। तो इनसे एक नए पौधे का निर्माण हो जाता है, इसे ही हम कंद कहते हैं। दूसरा उदाहरण में पिरकंद। पिरकंद होता क्या है, यह भूमिगत तना मृदा के भीतर समांतर अथवा क्षैतिज वृद्धि करता है। इस पर पर्व व पर्व संधियाँ मिलती हैं। पर्व संधियाँ सकल पात्रों से ढकी रहती हैं जिनमें कक्षस्थ कलिकाएं मिलती हैं। इन कक्षस्थ कलिकाओं में नए पौधे निकलते हैं, जैसे अदरक, हल्दी आदि। क्या बोला मैंने, अदरक, हल्दी आदि। अब मैं से आपको अदरक के चित्र के द्वारा समझाता हूँ। ठीक है, इसमें मैंने उदाहरण ले लिया अदरक का अदरक में कैसा होता है। ये आपका एक अदरक का चित्र है, तो इसमें क्या होती है, डॉट डॉट बने होते हैं अदरक के अंदर। आपने देखो उसमें लाइनें पड़ी होती हैं, जिन्हें हम नोट्स कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, इन्हें नोट्स कहते हैं। इन पर कक्षस्थ कलिकाएं पाई जाती है, यहाँ पर सब पर, यहाँ पर भी पाई जाती हैं, यहाँ पर भी, यहाँ पर सब पर ये क्या होती है, कक्षस्थ कलिकाएं पाई जाती हैं। जो कक्षस्थ कलिकाएं पाई जाती हैं, इनसे ही एक नए पौधे का निर्माण हो जाता है। इसे ही हम पिरकंद कहते हैं। घनकंद। तीसरा क्या, घनकंद। यह भूमिगत तना मृदा में
उदर विधि करता है। इसमें पर्वसंध्या पर कलिकाएं पाई जाती हैं जो सकल पात्रों से ढकी रहती हैं। इन कलिकाओं में नए पौधे का जन्म होता है, जिसे जैसे अरबी, केसर आदि। क्या होता है, ये भी ऐसा ही होता है जैसे मैंने अभी आपको पिरकंद का बताया था, अदरक का एग्जाम्पल दिया था, ऐसे ही इसमें भी होता है। अब जैसे अरबी होती है ऐसे ही, मतलब मैंने अभी बताया था आपको अदरक, ऐसे ही अरबी में डॉट डॉट पड़े होते हैं। जो मैंने बताया जैसे अरबी में डॉट डॉट पड़े होते हैं, मतलब अदरक में ऐसे ही अरबी होती है। अगर आपने देखी हो, अरबी के अंदर भी क्या होते हैं, ऐसे डॉट डॉट पड़े होते हैं, ऐसे कच्चे कलिकाएं पड़ी होती हैं काली काली अदरक के अंदर, तो उन्हें भी हम नोट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उन्हें भी नोट्स कहते हैं। तो इसी वो भी क्या होती है, सकल पात्रों से ढकी रहती हैं। फिर वो एक जो कच्चे कलिकाएं होती हैं वो सकल पात्रों से ढकी रहती हैं, फिर वो भी एक नए पौधे का निर्माण कर लेती हैं। ये था आपका अरबी का एग्जाम्पल। अदरक का भी एग्जाम्पल एक ही और अरबी का भी, क्योंकि अदरक और अरबी में एक से होता है। शकलकंद, यह तने का वह रूपांतरण है जहाँ तना अत्यंत छोटा हो जाता है तथा इस तने के चारों ओर स्थित शकलकंद भोजन का संचय करके रसीले व गूदेदार हो जाते हैं। शकल पात्रों के कक्ष में कक्षस्थ कलिकाएं होती हैं जो नए पौधे को जन्म देती हैं, जैसे प्याज, लहसुन आदि। आपने प्याज देखा होगा, खैर मेरे पास चित्र नहीं बना, मैं आपको इसी तरह समझ लो। जैसे प्याज होता है तो आप छीलते हैं तो उसके ऊपर क्या होता है, एक बक्कल से बक्कल उतरता है चले जाता है। अगर आप उसे बीच में से काट लें तो आपने उसमें देखा होगा, जैसे आप उसे बीच में से काटते हैं, बीच में से काटने के बाद आपने देखा होगा उसमें ऐसी कलिकाएं बनी होती हैं, ठीक है ना। क्या होती हैं, ऐसी ऐसी कलिकाएं बनी होती हैं उस मतलब सबले में, पूरी प्याज में इसी तरह प्याज का स्ट्रक्चर होता है। तो ये क्या होती हैं, जो कि कलिकाएं होती हैं, कच्ची कलिकाएं, यही एक नई प्याज को उत्पन्न कर लेती हैं। इसे ही हम शकलकंद कहते हैं, ठीक है। मैंने कहता है जैसे आपने प्याज को बीच में से उसके दो करी, तो आपने देखो जैसे बीच में से दो करने के बाद आपने देखो उसमें धारियाँ सी बनी होती हैं, और ये बहुत सारी होती है, मतलब अनगिनत होती है, मतलब कितनी भी हो सकती हैं। इसका कोई ये नहीं कि 10 होंगे 15 हों। तो उनसे क्या होता है, जैसे जो सूखी होती है, आपने देखो जैसे यहाँ से डंडी, तो ये क्या होती है कि एक नई प्याज का रूपांतरण कर लेती हैं। इसे ही हम शकलकंद कहते हैं। अर्धवायवीय तना, अर्धवायवीय तना होता क्या है, इसमें पौधों का तना बढ़कर भूमि या जल में स्पर्श होकर नया पौधा उत्पन्न कर लेता है। इसमें कहने मतलब ये जो पौधा होता है ना, वो जल में या उसका तना बड़ा होकर वो क्या होता है, एक नया पौधा उत्पन्न कर लेता है, उसे अर्धवायवीय तना कहते हैं। ये 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 है ऊपरी भूस्तरीय। क्या होता है, यह तना 20% होता है। यह मृदा के बाहर की ओर क्षैतिज रूप से मिलता है। प्रत्येक परिसंधि से जड़ें फूटती हैं तथा प्रवाह निकलती हैं जो वृद्धि करके एक नया पौधा बना लेती हैं, जैसे धूप घास, खट्टी बूटी आदि, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल है, मैं अभी आपको दिखाता हूँ इसका एग्जाम्पल, ये कैसे विकसित होती हैं ऊपरी भूस्तरीय में। ऊपरी भूस्तरीय में क्या होता है, जैसे ये आपका पौधा है तो ये यहाँ से अपना मतलब ज़मीन से मिलकर इसकी जड़ चलेंगी और ये यहाँ पर एक नए पौधे का विकसित कर लेती हैं। इसी तरह मतलब यहाँ से एक पौधा, फिर दूसरा पौधा, फिर तीसरा पौधा, इसे ही हम ऊपरी भूस्तरीय कहते हैं। जो मतलब ज़मीन से मिलकर चले उसे ही हम भूस्तरीय कहते हैं। अब आपका भूस्तरीय क्या होता है, इन्हें प्रत्येक पर्वसंधि से जुड़े एवं वायवीय भाग निकलते हैं। जब भूस्तरीय छोटे छोटे भागों में टूट जाता है तो प्रत्येक वायवीय भाग से नया पौधा बन जाता है, जैसे अरबी, केला, स्ट्रॉबेरी आदि। इसे ही हम भूस्तरीय कहते हैं। जो मैंने अभी आपको भूस्तरीय का एग्जांपल दिया था, इसमें क्या होता था, इसमें जमीन के बराबर चलता है, लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें वो ऊपर चलता है, ठीक है ना। क्या वो वायु में चलता है और उससे ही एक नए पौधे का विकास कर लेता है, उसे ही भूस्तरीय कहते हैं। भूस्तरीय क्या होती है, जलोद्भिद होने के कारण इनकी पर्वसंधियां जल निगमन होती हैं। प्रत्येक पर्वसंधि से पत्तियों का एक समूह निकलता है जिसमें नीचे जड़ों का गुच्छा होता है जो मृदा से अलग होकर नया पौधा बनाती हैं, जैसे पिस्टिया आदि। इसे हम भूस्तरीय कहते हैं। जो मतलब जमीन के अंदर जो गुच्छा होता है वो अंदर ही अंदर विकास करके क्या कर लेता है, एक नए पौधे को उत्पन्न कर लेता है, उसे हम भूस्तरीय कहते हैं, भूस्तरीय कहते हैं। उसके बाद है आपका लास्ट अंतःभूस्तरीय। क्या होता है, मुख्य तना मृदा के भीतर क्षैतिज रूप से बढ़ता है। क्षैतिज तने के प्रत्येक पर्वसंधि से नया पौधा बनकर मृदा से बाहर निकल आता है, जैसे पुदीना, मिंट आदि। इसके अंदर क्या होता है, जैसे आपको कोई भी पौधा बनाना पुदीना, तो वो क्या होता है, वो अंदर ही अंदर उसकी जड़ विकास करके एक नया पौधा विकसित कर लेती है, ठीक है। जल के अंदर ही वो हो सकता है, मतलब वैसे ही जमीन के अंदर भी हो सकता है, जो जमीन के अंदर क्षैतिज मतलब, तो वो एक नए पौधे का विकसित कर लेता है, तो उसे हम अंतःभूस्तरीय कहते हैं।
नंबर सी है जड़ों के द्वारा कायिक जनन। जड़ों के द्वारा कायिक जनन कैसे होता है? कुछ पौधों में जड़ों द्वारा कायिक परिवर्तन होता है, जैसे शकलकंद, सदाबहार आदि में जड़ों पर अपस्थानिक कलिकाएं निकलती हैं जो नया पौधा बना लेती हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें आपने जब कोई पौधा लिया, उस पौधे को अगर आपने काट दिया, जैसे मैंने एक माना गेंदे का पौधा लिया, आपने गेंदे की टहनी को जमीन के अंदर गाड़ दिया, आप उसमें उसे आप हफ्ते बाद जब उसे जमीन से बाहर निकालेंगे, मतलब पौधे से जुड़े हुए, लेकिन उसे जमीन में गाड़ के ऊपर को निकाल दिया, तो वहाँ से जड़ें निकलने लगती हैं। तो वहाँ से क्या होता है, फिर आप उसे पौधे में से जब काट देंगे तो उससे क्या होता है, एक नए पौधे का विकास हो जाता है। तो वही जड़ों के द्वारा कायिक जनन कहलाता है। उसके बाद है पत्ती के द्वारा कायिक जनन। पत्ती के द्वारा कायिक जनन कैसे होता है? बायोफिल्म अजूबा एक ऐसा पौधा है जिसकी पत्तियों में कच्छस कलिकाएं पाई जाती हैं और ये कलिका मृदा में मिलकर तथा पौधा उत्पन्न करती हैं। आपने अपने गाँव में, शहरों में, कहाँ जहाँ पर भी आपने बायोफिल्म या अजूबा का पौधा देखो, तो ठीक है ना, इसे अजूबा क्यों कहा जाता है, मतलब बायोफिल्म के पौधे को अजूबा क्यों कहा जाता है? इसे अजूबा इसलिए कहा जाता है क्योंकि आपने देखा जो एक पत्ती होती है, एक पत्ती के ऊपर क्या होते हैं, कच्छस कलिकाएं निकलने लगती हैं। जब वो कच्छस कलिकाएं यहाँ पर जो निकलने लगती हैं, उनसे क्या होता है, एक नए पौधे का विकास हो जाता है। क्या होता है, एक नए पौधा उत्पन्न कर लेते हैं। इसे हम इसे पत्तियों के द्वारा कायिक जनन कहते हैं। कृत्रिम कायिक परिवर्तन। कृत्रिम कायिक परिवर्तन होता क्या है? कृत्रिम कायिक परिवर्तन की दो विधियां होती हैं। नंबर 1, मैंने आपको पेड़ कृत्रिम कायिक परिवर्तन मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। अब आपका कृत्रिम कायिक परिवर्तन क्या होता है? नंबर 1, कलम लगाना। ठीक है, नंबर 1 कलम लगाना। इस विधि में हम पौधों की किसी शाखा जिसमें पत्तियां हों काट कर उसमें कलम बनाकर जमीन में गाड़ देते हैं और नया पौधा उत्पन्न हो जाता है। जैसे आपने गुलाब का पौधा लिया, आपने उसकी कलम बनाई जिसमें पत्तियां हैं, गुलाब के पौधे में लगाकर आपने उसे जमीन में गाड़ दिया, तो उससे क्या होता है, एक नया पौधा विकसित हो जाता है। तो ये विधि हमारी कलम लगाना कहलाती है। मतलब किसी पौधे को की कलम बनाई हमने, कलम काट के उसे जमीन में गाड़ देते हैं और उससे एक नया पौधा विकसित हो जाता है, उसे हम कलम लगाना कहते हैं। दूसरा है आपका भी दाब लगाना। दाब लगाना क्या होता है? किसी पौधे में किसी शाखा को काटकर जमीन में दबा देते हैं और यह जमीन के अंदर जड़ उत्पन्न करता है और नया पौधा उत्पन्न कर लेता है। जैसे दाब लगाना मैंने भी आपको अभी समझाया, ठीक है ना। इनमें क्या होता है, जैसे एक पौधा होता है, उसे जमीन में गाड़ दिया और उसकी जो जड़ें निकलने लगती हैं और उससे एक नया पौधा विकसित हो जाता है, उसे ही हम दाब लगाना कहते हैं। उससे ही एक नया पौधा विकसित हो जाता है, इसलिए हम इसे दाब लगाना कहते हैं। आपको बायोलॉजी के नोट्स बिल्कुल फ्री में दिए जाएंगे। जब ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो आपको बता दिया जाएगा आपको ये नोट्स कहाँ से और कैसे मिलेंगे। आपको इनकी पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाएंगी। आप बिल्कुल भी टेंशन लें, आप खाली बस इंजॉय करके पढ़ें इन चीज़ों को, ठीक है ना, और समझें कि ये कौन सी चीज़ कैसे होती है। अगर आपको ज़्यादा अच्छा लगता है तो आप वीडियो में से देख कर ही बना सकते हैं, क्योंकि वीडियो फुल एचडी है। 1080 पिक्सल में ये वीडियो बनाई जा रही है, ठीक है ना। और उसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक सूक्ष्म परिवर्तन क्या होता है। सूक्ष्म परिवर्तन होता क्या है? यह मानव के द्वारा पौधों में जनन कराने की विधि है। सूक्ष्म परिवर्तन विधि के द्वारा हम किसी पौधे के ऊतक के द्वारा संपूर्ण पौधा उत्पन्न करते हैं, जैसे गाजर आदि। ठीक है, सूक्ष्म परिवर्तन कराने की विधियाँ। अब जो कि विधियाँ हैं, मैं आपको इससे पहले एक कॉपी पर समझाता हूँ, फिर ये आपको समझ में आ जाएंगी। जैसे यहाँ पर मैंने आप चित्र पहले ही बना कर रखें। जैसे मान के चलो ये एक गाजर है आपकी, ठीक है क्या, ये गाजर और ये इसका ऊतक है, ठीक है क्या, ये एक इसका ऊतक मतलब एक छोटा सा हिस्सा है, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे ऊतक। इसे हम कृत्रिम पोषक माध्यम में रख देते हैं, ठीक है क्या। ये आपका कृत्रिम पोषक माध्यम है, हमने इसके अंदर रख दिया। इसके अंदर रखने के बाद ये आपका भी स्टेप 1 है, ठीक है क्या, ये आपका स्टेप 1 चल रहा है। जब इसकी प्रोसेसिंग आगे बढ़ती है तो यहाँ पर ये कोशिकाओं का समूह बना लेता है और ये बड़ा हो जाता है। इसे हम कैलस कहते हैं। क्या कहते हैं? हम इसे कैलस बोलते हैं, ठीक है, कैलस। उसके बाद हम इसे यहाँ से निकाल कर जब हम इसे अगले बॉक्स में ले जाते हैं तो उसमें कुछ हार्मोन्स हम उसमें कुछ हार्मोन्स मिला देते हैं। उस हार्मोन्स के अंदर हम इस कैलस को डाल देते हैं। इस कैलस से कई पत्तियाँ मतलब कई पौधे निकल आते हैं। मतलब उन पौधों को, ये आपका स्टेप 2, जब इसमें कई पौधे निकल आते हैं, जबकि यहाँ पर कई पौधे निकल आते हैं तो फिर स्टेप 3 आपका स्टार्ट हो जाता है, ठीक है क्या। स्टेप 3 में ये होता है, इन पौधों को हम यहाँ से निकाल कर हम इन्हें एक एक बॉक्स में अलग रख देते हैं, ठीक है क्या। हम इन्हें एक एक बॉक्स में अलग अलग रख देते हैं। स्टेप 4 में ये होता है, जब हम इन्हें अलग अलग रख देते हैं, स्टेप 4 में यहाँ पे ये होता है, आप इसे निकाल कर कहीं भी ज़मीन में गाड़ सकते हैं। इसे हम सूक्ष्म परिवर्तन कहते हैं।
जैसे स्टेप 1 में था, पौधों में ऊतक निकालकर उसे कृत्रिम पोषक माध्यम में रखेंगे, ठीक है। नंबर 2 है इसमें, कैलस को अन्य हार्मोन युक्त कृत्रिम पोषक माध्यम में रखेंगे। नंबर 3 है आपका इसमें, इन शाखाओं को अलग निकालकर अलग अलग पोषक माध्यम में रखेंगे, ठीक है। नंबर 4 स्टेप है आपका इसमें, अब इन पौधों को निकालकर प्रयुक्त स्थान पर रख देते हैं और नया पौधा तैयार हो जाता है। इसे हम सूक्ष्म परिवर्तन कहते हैं। लैंगिक जनन में होता क्या और इसकी विधियाँ की, इसकी आज पूरी डिटेल पढ़ेंगे। मतलब इसके बारे में पूरी डिटेल जानेंगे, इसमें क्या क्या चीज़ होती है, कैसे कैसे होती हैं। जनन की इस प्रक्रिया में नर तथा मादा युग्मकों का निर्माण एकल जीव द्वारा अथवा तो अलग अलग जीवों जैसे विपरीत लिंग जीव द्वारा होता है। मतलब इसमें अकेले भी हो सकता है, मतलब एक लिंग द्वारा भी हो सकता है, और इसमें दो लिंग द्वारा भी हो सकता है, मतलब दो लिंग अलग अलग लिंग हों उनके द्वारा भी हो सकता है। क्या मतलब ये है कि इस प्रक्रिया में नर तथा मादा युग्मकों का निर्माण एकल जीव, मतलब एक ही जीव के अंदर नर और वो मादा हो तो उसे बोलते हैं हम एकल जीव, ठीक है, द्वारा अथवा तो अलग अलग जीवों या विपरीत लिंग जीव द्वारा होता है। इसे ही हम लैंगिक जनन कहते हैं। उसके बाद द्विलिंगी होता क्या है, जब एक ही प्राणी में नर व मादा भाग एक साथ उपस्थित हों तो उसे द्विलिंगी प्राणी कहते हैं। जैसे लीच, स्पंज, केंचुआ आदि, मतलब एक ही द्विलिंगी उन्हें कहते हैं। जैसे एक ही चीज़ के अंदर मतलब नर भी हो मादा भी हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम द्विलिंगी बोलते हैं। अब एक किस्म होता है केंचुए में भी होता है, स्पंज में भी होता है, लीच में भी होता है। अक्सर आपको जो देखने को मिलेगा वो केंचुआ देखने को मिलता है, मतलब उसमें अलग अलग लिंगों की आवश्यकता नहीं होती है, तो उसे हम द्विलिंगी जीव कहते हैं। अब होता है एक लिंगी। अब एक लिंगी जीव क्या होते हैं, एक लिंगी होते हैं जब नर व मादा भाग अलग अलग प्राणियों में पाया जाता है, जैसे मनुष्य, बंदर, कुत्ता आदि, तो हम इसे एक लिंगी कहते हैं। आपने देखो होगा जो जेंट्स होते हैं उनके अंदर नर होता है, जो लेडीज होती है उनके अंदर मादा होता है, तो ठीक है। ऐसे बंदर के अंदर होता है, जैसे कहते हैं बंदर, बंदरिया, जैसे कुत्ता, कुतिया, ऐसे होते हैं, ठीक है ना। इसे ही हम एक लिंगी कहते हैं। उसके बाद है आपका मौसमी प्रजनक क्या होता है। प्राकृतिक रूप से वनों में रहने वाले अधिकांश स्तनधारी अपने जनन प्रवस्था के दौरान अनुकूल परिस्थितियों में ऐसे चक्रों का प्रदर्शन करते हैं कि इसी कारण इन्हें मौसमी प्रजनक कहते हैं। मतलब इनका कहने मतलब है वो मौसम, जैसे मौसम प्रजनक का मतलब है जैसे मौसम बदलता है तो उस मौसम के बदलने के अनुसार ही जनन करते हैं, तो उन्हें हम मौसमी प्रजनक कहते हैं। अब आता सतत प्रजनक का। सतत प्रजनक होते क्या हैं, वह सभी स्तनधारी जो अपने जनन काल में जनन के लिए सक्रिय होते हैं उन्हें सतत प्रजनक कहते हैं। मतलब जो भी अपने जीवन में मतलब जनन कर सकता है उसे ही सतत प्रजनक कहते हैं। जैसे मनुष्य, बंदर, कुत्ता, तो ये क्या कर सकते हैं, मतलब ये जनन कर सकते हैं, तो इसे ही सतत प्रजनक कहते हैं। लैंगिक जनन की घटनाएं। लैंगिक जनन की घटनाएं मुख्यतः 3 प्रकार की होती हैं। निषेचन पूर्व घटना, निषेचन पश्च घटना, जो कि 3 घटनाएं ये आपको चैप्टर 1, 2, 3, 4 ये तीनों में ही पढ़नी पड़ेंगी, और ये तीनों में ही मतलब ये चैप्टर ऐसे हैं ये मतलब इनके ऊपर ही होते हैं। निषेचन पूर्व घटना, निषेचन पश्च घटना, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं नंबर 1 निषेचन पूर्व घटना। निषेचन पूर्व घटना में क्या होता है, इसके अंतर्गत निषेचन से पूर्व 2 मुख्य घटनाएं होती हैं। मतलब जहाँ से निषेचन चालू होता है ये वो घटना होती है, ठीक है ना। अब इसमें बोलता है कि घटनाएं चालू होती हैं, ठीक है ना। नंबर 1 है इसमें आपका युग्मक जनन। युग्मक जनन होता क्या है, नर तथा मादा युग्मकों के निर्माण की प्रक्रिया को युग्मक जनन कहते हैं। यह 3 प्रकार की होती है, मतलब जिसमें युग्मकों का निर्माण हो उसे युग्मक जनन कहते हैं, और ये क्या होती है 3 प्रकार की होती है। नंबर 1 मतलब पॉइंट ए है इसमें समयुग्मकी क्या होती हैं, जब नर युग्मक व मादा युग्मक दोनों आकार व परिमाण में समान होता है ऐसे युग्मक समयुग्मकी कहते हैं। मतलब उनका आकार और परिमाण समान होता है तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, हम उन्हें समयुग्मकी कहते हैं। अब मैं इसे आपको एक चित्र के द्वारा बनाकर समझाता हूँ। ये आपका नर युग्मक हो गया, ठीक है। क्या ये आपका नर युग्मक, और मादा युग्मक की बिल्कुल इसके समान हो, मतलब बिल्कुल इसके हूबहू हो, ठीक है। क्या इसके हूबहू हो, ठीक है ना। ये है आपका नर युग्मक और ये है आपका मादा युग्मक। जबकि नर और मादा युग्मक है, जबकि प्रोसेस आगे बढ़ता है तो ये आपस में क्या होते हैं, ये संलयित हो जाते हैं, ठीक है। जैसा मैंने अभी आपको बताया था ये संलयित हो जाते हैं आपस में। इनका आकार और परिमाण मतलब इनका आकार और परिमाण क्या होता है, समान होता है, ठीक है। क्या इनका आकार और परिमाण समान होता है, और ये यहाँ पर जाके 2n द्विगुणित हो जाते हैं। ये यहाँ पर युग्मक का इसमें निर्माण हो जाता है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, हम इसे समयुग्मकी कहते हैं।
यहाँ पर इनमें एन एन पाया जाता है, जबकि एन और ये एन यहाँ पर मिलते हैं जाके मतलब ये अगुणित होते हैं, तो यहाँ पर ये द्विगुणित हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं यहाँ, ये द्विगुणित हो जाते हैं। इसमें क्रोमोसोम की संख्या पूरी 46 हो जाती है, यहाँ पर ये 23 होती है, ठीक है ना। इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम समयुग्मकी कहते हैं। नंबर 2, असमयुग्मकी क्या होता है। इनमें नर व मादा युग्मक का बाह्य आकार तो समान होगा किंतु परिमाण भिन्न तथा कासाविकीय होता है। जैसे एग्जांपल इसका क्लोमाइडोमोनास ब्राउनी, ठीक है, क्या क्लोमाइडोमोनास ब्राउनी। अब इसका भी एग्जांपल देखते हैं, ये कैसे होता है। इसका चित्र ऐसे होता है, जो कि इसमें मादा होता है, ये तो जो मादा होती है इसका आकार तो बड़ा होता है मादा युग्मक का, ठीक है, किसका, मादा युग्मक। और जो आपका जो नरयुग्मक होता है ये नरयुग्मक छोटा होता है, ठीक है, क्या, ये नरयुग्मक यहाँ पर ये छोटा होता है नरयुग्मक। जब ये प्रोसेस आगे बढ़ता है, जब ये संलयित होती हैं दोनों आपस में, तो इससे क्या बनता है, इसमें असम युग्मकी बनता है, ठीक है, असम युग्मकी, जिसमें न छोटे और बड़े का दोनों ही आपस में मिक्स हो जाते हैं। जैसे इनका आकार तो समान होता है लेकिन इनका जो परिमाण है वो भिन्न होता है। और यहाँ आगे प्रोसेस होने के बाद यहाँ पर ये एक युग्मनस तैयार हो जाता है, ठीक है, क्या, ये एक युग्मनस तैयार हो जाता है, तो युग्मनस तैयार हो जाता है। तीसरा इसमें विषम युग्मकी क्या होते हैं। इसमें नर तथा मादा युग्मक दो भिन्न प्रकार का होता है। इसका ना तो आकार बराबर होता है ना ही परिमाण समान होता है, इसे ही विषम युग्मकी कहते हैं, ठीक है। जैसे कारा अगोनिया, जिससे कारा अगोनिया मतलब इनका ना तो आकार समान होता है ना ही इनका परिमाण समान होता है, इसलिए हम इसे विषम युग्मकी कहते हैं। जैसे ये हो गई आपकी अंडकोशिका, क्योंकि अंडकोशिका तो गोल होती है, क्योंकि आपकी मादा युग्मक, क्या है आपका ये मादा युग्मक है, तो हम इसे क्या बोलते हैं, अंडकोशिका, ठीक है, क्या बोलते हैं, हम इसे अंडकोशिका कहते हैं। अब जो नर होता है, नर में क्या होता है, ये मतलब यहाँ पर जो नर है ये आपका नर होता है, तो इसके अंदर क्या क्या पाए जाते हैं, इसके अंदर शुक्राणु पाए जाते हैं, शुक्राणु, ठीक है, ये क्या होता है आपका नर युग्मक। तो ना ही तो इनका आकार और ना ही इनका परिमाण समान होता है, इसलिए हम इसे विषम युग्मकी कहते हैं। नंबर बी, युग्मक स्थानांतरण। युग्मक स्थानांतरण क्या होता है, नर युग्मक बाहर निकलकर मादा युग्मक के पास जाता है और युग्मनज की उत्पत्ति करता है, तो इसमें नर युग्मक का स्थानांतरण होता है। जब सेक्स होता है तो इसमें जो नर युग्मक है, जो शुक्राणु है, वो मादा के अंडाणु पर जाते हैं, तो उससे एक नया युग्मनज बनता है, ठीक है, उससे एक जायगोट होने के बाद उसमें एक नया युग्मनज बनता है, उसे हम युग्मक स्थानांतरण कहते हैं। हमारी दूसरी निषेचन। निषेचन होता क्या है, नर व मादा युग्मक संलयित होते हैं, इसमें युग्मक संलयन कहते हैं, मतलब मादा और युग्मक जब आपस में संलयित होते हैं हम इसे संलयन कहते हैं। इसमें परिमाण स्वरूप द्विगुणित युग्मनज का निर्माण होता है, इस प्रक्रिया को ही निषेचन कहते हैं। ये भी 3 प्रकार की होती है, मतलब इसके अंदर ऐसा नहीं है कि ये अगुणित होती हैं, ये द्विगुणित होती हैं, इसे ही हम निषेचन कहते हैं। अब ये भी 3 प्रकार की होती हैं। नंबर 1, अनिषेक जनन क्या होते हैं, कुछ जीवों जैसे मधुमक्खियाँ, रोटीफर्स, कुछ छिपकलियों आदि टर्की पक्षी में बिना निषेचन के ही मादा युग्मक से नए जीव का निर्माण होने लगता है, इस घटना को अनिषेक जनन कहते हैं, ठीक है, क्या, इसमें, ठीक है, मैंने क्या बोला, इसमें बस मादा युग्मक से ही, ठीक है ना, क्या, मादा युग्मक से ही नए जीवों का विकास होने लगता है, इसमें नर युग्मक का कोई काम नहीं होता। और ये क्या किस में होता है, मधुमक्खियाँ, रोटीफर्स, कुछ छिपकलियों तथा टर्की पक्षियों में होता है निषेचन, ठीक है, ध्यान से सुनना इस बात को। इसमें मादा ही, खालिस मादा युग्मक जो होते हैं वो मादा अपने द्वारा ही मतलब संतान उत्पन्न कर ले, उसे ही अनिषेक जनन कहते हैं, इसमें नर का कोई काम नहीं होता है, ठीक है ना। उसके बाद है आपका बाह्य निषेचन। बाह्य निषेचन और आंतरिक निषेचन। बाह्य निषेचन होता क्या है, वायु निषेचन, प्राणी के शरीर के बाहर निषेचन होता है तो उसे वायु निषेचन कहते हैं। जैसे शैवाल, उभयचर प्राणी, कुछ मछलियों में वायु निषेचन होता है, मतलब जो शरीर के बाहर निषेचन होता है, जैसे कुछ पानी में निषेचन होता है शैवालों का, जैसे मछलियों का होता है, तो हम इसे वायु निषेचन कहते हैं, मतलब जो निषेचन बाहर होता है। अब आता है आंतरिक निषेचन। आंतरिक निषेचन होता क्या है, यह निषेचन प्राणी के शरीर के अंदर होता है, इसे ही आंतरिक निषेचन कहते हैं, मतलब जो निषेचन शरीर के अंदर हो उसे ही हम आंतरिक निषेचन कहते हैं। उदाहरण जैसे पक्षी, मनुष्य, स्तनधारी आदि। जैसे मनुष्य के अंदर, मादा के अंदर, उसके पेट के अंदर क्या होता है, उसके पेट के अंदर विकास होता है, तो क्या होता है कि शरीर के अंदर होता है, इसे आंतरिक। जैसे पक्षी है तो मतलब कौवा या तोता होता है तो क्या होता है, उनके पेट में इनका विकास होता है, इसे आंतरिक निषेचन कहते हैं। आपने निषेचन पूर्व घटना पढ़ ली, निषेचन पढ़ ली, जो उसमें 20 की घटना होती है। अब लास्ट आता है इसमें निषेचन पश्च घटनाएं, ठीक है, क्या निषेचन पश्च घटनाएं होती क्या है। निषेचन पश्च घटनाएं। नंबर 1, युग्मनज।
नर तथा मादा युग्मक से बना युग्मनज में समसूत्री विभाजन होता है और विकसित होता रहता है। ठीक है, क्या बोला मैंने, युग्मनज जो होता है वो नर तथा मादा युग्मक से बना युग्मनज में समसूत्री विभाजन होता है और विकसित होता रहता है। जो नर और मादा होते हैं जब शुक्राणु अंडाणु मिलते हैं आपस में तो क्या होता है, उनमें युग्मनज होता है और उसमें समसूत्री विभाजन होता रहता है और ये विकसित होते रहते हैं, मतलब ये प्रोसेस चलता ही रहता है, इसे ही हम युग्मनज कहते हैं। उसके बाद है आपकी एक और हेडिंग नीचे भ्रूणोद्भव। ठीक है, भ्रूणोद्भव, युग्मनज विकसित होकर भ्रूण का निर्माण करता है, इसे भ्रूणोद्भव कहते हैं। यह दो प्रकार का होता है। ये क्या प्रकार का होता है, ये दो प्रकार का होता है। नंबर 1 अंडपृजक और सजीव प्रजक, ये क्या होते हैं। जैसे अब अंडपृजक, जिस प्राणी में युग्मनज का निर्माण विकास शरीर के बाहर होता है उसे अंडपृजक कहते हैं। मतलब जैसे अंडे के द्वारा हो रहा है तो क्या होता है, अंडपृजक कहलाता है। मतलब जो भी विकास होता है वो शरीर के बाहर हो, जैसे अंडे में भी सवाल मैंने भी आपको एग्जाम्पल दिया था, तो वो अंडपृजक होते हैं। अब सजीव प्रजक क्या होते हैं, सजीव प्रजक होते हैं जे प्राणी में युग्मनज का विकास शरीर के अंदर होता है उसे सजीव प्रजक कहते हैं। उदाहरण मनुष्य आदि। ठीक है, क्या मनुष्य आदि। आज आपका ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो चुका है। अगर आप मेरे चैनल पर नहीं तो मेरे चैनल BSR स्टडी को सब्सक्राइब करना ना भूलें, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। ये चैप्टर आपका पूरा हो चुका है, जीवों में जनन, जो कि हमने चैप्टर पढ़ा है। इस चैप्टर के अंदर से हमने लगभग 20-22 क्वेश्चन निकाले हैं आपके लिए, जो कि हमने क्वेश्चन निकाले हैं आपके लिए। अगर इसे ढंग के पढ़ लिया, अगर आपने इस क्वेश्चन को जान लिया ढंग के तरीके से, तो आपको समझ में आ जाएगा तो आज ये हमारा ये चैप्टर कैसा कंप्लीट हुआ है। मतलब हमने इस चैप्टर में कितनी अच्छी नॉलेज हमें मिली है पढ़ने के लिए। ठीक है ना, जो आपने पढ़ा क्या मतलब कौन सी चीज़ कैसे होती है इसमें हम जानेंगे। अब जैसे पहला क्वेश्चन है क्लोन किसे कहते हैं। अब आप अगर आपने पहले पढ़ा होगा, अगर दिमाग लगा अगर अच्छी तरीके से क्लोन किसे कहते हैं तो आप तुरंत बता दो क्लोन इसे कहते हैं। इसलिए मैंने कुछ क्वेश्चन छाटे हैं, 20-22 क्वेश्चन इस चैप्टर में से, जो आपको अच्छी खासी नॉलेज देंगे। क्वेश्चन फर्स्ट है, क्लोन किसे कहते हैं। आंसर है इसका, एक जाति के वे सभी सदस्य जो आकारिक एवं आनुवंशिक में समान होते हैं उन्हें क्लोन कहते हैं। जिनका आकार भी समान हो, परिमाण भी समान हो, वो क्लोन कहलाते हैं। उसके बाद है, जीवन अवधि किसे कहते हैं। किसी जीव के जन्म से लेकर उसकी प्राकृतिक मृत्यु तक की अवधि को उस जीव का जीवन अवधि या जीवन काल कहते हैं। यही मैंने आपको सबसे पहले पता, जैसे मैंने चैप्टर चालू करा था जनन के बाद, जो हेडिंग हमारी जीवन अवधि के जीवन अवधि किसे कहते हैं। लेकिन यहाँ पर फिर मैंने लिखा, क्योंकि आपको जो छोटी छोटी चीज़ें अगर ये आपको अच्छी तरीके से याद होंगी तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। जनन किसे कहते हैं। जीवों द्वारा अपने समान जीव संतति करने की प्रक्रिया को जनन कहते हैं। जो अपने समान जो संतान उत्पन्न कर लेते हैं उन्हें जनन कहते हैं। आप जनन को तो इस तरह याद कर ले इस क्वेश्चन को, क्योंकि इस क्वेश्चन का आपके लिए काम ही पड़ेगा लगभग 4-5वें चैप्टर तक, क्योंकि लगभग इसका यही काम है जनन क्या होता है, कैसे कैसे होती है। तो जनन के बारे में बहुत अच्छी तरीके से याद रखें कि हमारे कितने प्रकार के मतलब जनन होते हैं। एक अलैंगिक लैंगिक जनन, इन्हें जरूर याद रखें। ठीक है ना। उसके बाद है आपका अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है आपका इसमें, कायिक परिवर्तन या कायिक जनन किसे कहते हैं। पादप के कायिक भागों से नए पादप संतति निर्माण की प्रक्रिया को कायिक जनन कहते हैं। हमारा क्वेश्चन 5वां क्वेश्चन है हमारा, परिवर्तन किसे कहते हैं। कायिक जनन में काम आने वाले पादप भाग को परिवर्तन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कॉनिडिया द्वारा अलैंगिक जनन का एक उदाहरण लिखिए। आपका है पेनिसिलियम। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, पीढ़ी दर पीढ़ी जातियों का सत्य किस प्रक्रिया द्वारा रहता है। जनन द्वारा। मैंने आपको बताया था जनन तो आप बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लें, क्योंकि अगर आपने जनन बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा तो इस चैप्टर में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीबा व ईस्ट जैसे कोशिकाओं में कौन सी विशिष्ट पाई जाती है जो इन्हें अलैंगिक जनन के योग्य बनाती है। विशिष्टता पाई जाती है जो इन्हें अलैंगिक जनन के योग्य बनाती है। इनका शारीरिक संगठन सरल एक कोशिकीय होता है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, अमीबा में प्रतिकूल परिस्थितियों में क्या परिवर्तन होते हैं। अमीबा के चारों ओर प्रतिकूल परिस्थितियों में एक मोटा आवरण बन जाता है। पॉइंट टू इंटरेस्ट, ये आपके लिए कुछ ऐसे पॉइंट लिखे हैं जो आपको अगर आपने इन्हें पढ़ लिए तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। और अभी आगे और भी ऐसे पॉइंट है जिनमें कुछ ऐसी विधियां हैं जो आपको जरूरी, अगर आपने इन्हें विधियों को पढ़ लिया तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी।
ठीक है ना। पूरे चैप्टर का सोल्यूशन इनमें दे रखा है, जो मेन हेडिंग होती हैं, मतलब जिनमें बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं, जिनके ऊपर कई टॉपिक होते हैं, ऐसी हेडिंग भी है। ठीक है ना। कुछ पॉइंट है आपके लिए जो मैंने लिखे, अगर आपने इन्हें पढ़ लिया तो आपको इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे पॉइंट टू इंटरेस्ट, जीवों के जन्म से उसकी प्रकृति मृत्यु तक का काल, उस मतलब उसका जीवन काल उस जीव की जीवन अवधि कहलाता है। प्रकृति मृत्यु तक, ठीक है ना। इसमें ये गलत लिखा हुआ है, यहाँ पर प्रकृति लिखा गया है। ठीक है ना। उसके बाद है हमारा, किसी जीव का जीवन अवधि का आवश्यक रूप से आकार साइज के संबंध नहीं होता, मतलब उसका आकार से और साइज से कोई संबंध नहीं होता है जीवन अवधि का। उसके बाद है, जीवों में जनन द्वारा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में निरंतर बनी रहती है जो क्रिया होती है। ठीक है ना, जनन के द्वारा। उसके बाद है, जीवों में दो प्रकार का जनन होता, अलैंगिक तथा लैंगिक जनन। लैंगिक, उसके अगला पॉइंट है आपका, अलैंगिक जनन द्वारा निर्मित संततियों एक समान होती हैं। उसके बाद है आपका नेक्स्ट पॉइंट, अलैंगिक जनन चल बीजाणु कॉनिडिया मुकुलन तथा जम्यूल द्वारा होता है। इससे अगला है आपका, पादपों में जड़, तना तथा पत्तियों द्वारा अलैंगिक जनन होता है। इस विधि को कायिक प्रवर्धन कहते हैं। उसके बाद है आपका एक और अगली हेडिंग, लैंगिक जनन एक जटिल एवं धीमी प्रक्रिया है जिसमें युग्मकों का निर्माण तथा संलयन होता है। पॉइंट टू इंटरेस्ट चल रही है आपकी। ठीक है ना। उसके बाद आपका है, युग्मक प्राकृतिक रूप से सदैव अगुणित होते हैं। उसके बाद है आपका नेक्स्ट, अलैंगिक जनन के नर युग्मक का स्थानांतरण अनिवार्य है जो पादपों में परागण द्वारा तथा प्राणियों में मैथुन के द्वारा होता है। जो कि मैथुन है, ये आपको चैप्टर 3 में पूरी डिटेल में पढ़ा जाएगा मैथुन होती क्या है। उसके बाद है, नर व मादा युग्मकों का संलयन निषेचन कहलाता है जिससे युग्मनज बनता है। उसके बाद आपका है एक और अगला पॉइंट, युग्मनज से भ्रूण का विकास होता है। ठीक है, किससे? युग्मनज से भ्रूण का निर्माण होता है। भ्रूणी क्या बनाता? संतति बनाता है। जो संतान बनाता है वो भ्रूणी बनाता है। पुष्पी पादपों में निषेचन के पश्चात बीजांड बीज से परिवर्तित होता तथा अंडाशय से फल का निर्माण करता है। शब्दावली, ये शब्दावली ऐसा है, इसमें मैंने लगभग 8-10 हेडिंगें हैं, जो कि हेडिंग अगर आपने अच्छी तरीके से पढ़ ली तो आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी इस चैप्टर के अंदर, क्योंकि ये जो मैंने हेडिंगें लिखी हैं ये लगभग चैप्टर इनके ऊपर ही डिपेंड करता है। और ये चीज़ें आपको जो चीज़ें मैंने इसमें लिखी हैं, ये चीज़ें लगभग इसमें से 70% जो चीज़ें बताऊँगा, जो हेडिंग बताऊँगा, इसमें से लगभग आपको 7-8 की आपको और अगले चैप्टर में भी काम आएंगी। इसलिए इन चीज़ों को पहले से ही मजबूत कर चलते हैं। जनन, जीव द्वारा अपने समान एक छोटे जीव संतति को जन्म देना जनन कहलाता है। क्योंकि आपने देखो, मैंने अभी तक जितने भी आपको पढ़ाया इसमें मैंने आपको जनन कई बार पढ़ा चुका हूँ। जनन इसलिए क्योंकि ये जो चैप्टर हैं आपके पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, क्या ये अक्सर के जनन के ऊपर डिपेंड करते हैं। ठीक है ना। उसके बाद है आपका लैंगिक जनन, बगैर युग्मक संलयन के होने वाला जनन जिसमें संतति आकारिक एवं आनुवंशिक रूप से समान होती है, अलैंगिक जनन कहलाता है। उसके बाद है अगला लैंगिक जनन। लैंगिक जनन क्या कहलाता है? युग्मक संलयन द्वारा होने वाला जनन क्रिया युग्मनज का निर्माण होता है। निषेचन, निषेचन को भी आप, मैंने क्या बताया आपको, अगर आपने इन्हें हेडिंग को पढ़ लिया तो आपको अब जो निषेचन है, निषेचन भी आपके एंड तक काम में आएगा। ठीक है ना। नर एवं मादा युग्मकों का संलयन निषेचन कहलाता है। जहाँ नर और मादा युग्मक जो आपस में मिलते हैं उनके होने से क्या बनता है? संलयन बनता है।
उन उन दोनों के मिलने से उन दोनों के संलयन को हम निषेचन कहते हैं, जो युग्मक मादा और नर। उसके बाद है सजीव पिटजक। भ्रूण का विकास मादा जनक के शरीर में होता है, मादा जनक के शरीर में होता है। अंडपिटजक। भ्रूण का विकास निषेचन अंड के शरीर से बाहर होता है, मतलब कि अंडे में होता है, इसलिए हम इसे अंडपिटजक कहते हैं। उसके बाद भ्रूणोद्भव क्या होता है? युग्मनज के भ्रूण विकास निषेचन की प्रक्रिया को भ्रूणोद्भव कहते हैं। उसके बाद है आपका एक और नेक्स्ट पॉइंट, अनिषेक जनन क्या होता है? जीवों में बगैर युग्मक संलयन के नए जीव विकसित करने की घटना का अनिषेक जनन कहलाता है। जो घटना होती है उसे क्या बोलते हैं? उसे अनिषेक जनन कहते हैं।